अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले की बात है। मैं यूनाइटेड नेशंस में एक प्रोटेस्ट था, शायद सिंधियों का था। उसमें मैं खड़ा था ब्रोकन चेयर यूनाइटेड नेशंस के सामने। तो एक साहब मेरे पास आए, प्रोटेस्ट हमारा ख़त्म हुआ, हम अभी उधर ही खड़े थे। तो एक साहब मेरे पास आए और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आरिफ भाई, मैं अमजद मिर्ज़ा अयूब कश्मीरी हूँ और ये और वो। तो मैंने कहा जी अच्छी बात है। वो दरअसल एक प्रोटेस्ट सामने और हो रहा है, तो आप अगर उसमें शरीक हो जाएं। तो मैंने कहा कि किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? तो बोले वो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, उसके ऊपर। तो मुझे एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला। मैंने कहा कि यार, आज तक मैं तकरीबन मुझे उस वक्त 22-23 साल हो गए थे यूएन में आते हुए। तो मैंने कहा कि आज तक मुझे कभी ये प्रोटेस्ट नहीं मिल नज़र आए। तो आज अचानक, तो खैर मैं गया तो ऑर्गेनाइज़र जो थे ना उस प्रोटेस्ट के, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। वो थे कुलदीप शेखावत जी, और बताया कि ये इंग्लैंड में होते हैं और ये प्रोटेस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कुलदीप साहब से मेरी बातचीत भी हुई। तो पता चला उनका लंदन में एक टीवी चैनल है जो बाकायदा 24/7 टीवी चैनल है, जो कि इंग्लैंड की टीवी पे आता है, जो हमारे टीवी में नेटवर्क है। तो कुलदीप साहब के साथ फिर मुख्तलिफ, लंदन में मैं जब मूव हुआ था, लंदन में ही रहता था उस वक्त, तो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुलाकात होती रही। और वो यूके में बीजेपी ओवरसीज़ के, आपको पता है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई ओवरसीज़ ऑफिशियल नहीं, नहीं होती, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती, लेकिन फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के नाम से और बाकायदा बीजेपी की अथॉरिटी से वो एक ग्रुप चलाते थे और मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस करते थे और हर जगह उनकी प्रेजेंस होती थी। बताने का मकसद ये था कि कल एक खबर नज़र आई, नाओमी कैंटन हैं जो कि भारत के शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और न्यूज़ लगाती हैं। बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, मैं उनसे काफ़ी वाकिफ़ हूँ। तो उन्होंने खबर लगाई है कि ब्रिटेन की ऑफकॉम रेगुलेटर है ना, जो उसने कुलदीप शेखावत जी के चैनल MATV का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और यह है कि ओवरसीज बीजेपी फ्रेंड्स के चीफ जो हैं कुलदीप शेखावत जी, उनका चैनल ऑफ कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और भारत में BBC इतना भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन भारत, जिसके बारे में इंग्लैंड के ही वो मुख्तलिफ इदारे कहते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, जबकि मेरा मानना है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है कि वो हेट स्पीच में आ जाती है, विच इज़ ए क्राइम इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हेट स्पीच इज़ ए बिग क्राइम, लेकिन भारत में उसको भी सस्टेन किया जाता है। तो एनीवे, तो ये एक बड़ा गलत वो है। कुलदीप जी के खिलाफ यहाँ पे साजिशें होती रहती हैं। अभी काफ़ी अरसे से उनके बारे में है कि उनको बीजेपी ने हटा दिया है और अब उनको हटा के यूके के बीजेपी ग्रुप को बंद कर दिया है। लेकिन कुलदीप जी ने अभी पिछले दिनों एक पोस्ट शेयर की है 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि अब मैं ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके और यूरोप दोनों का चीफ हूँ। तो ये है कि साजिशों का मुकाबला कर रहे हैं। मसला यही है भारतीयों का कि यूनाइट नहीं हो पाते। उनको, उनके खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं, इंडिया के हिंदू हैं। लेकिन बहरहाल कुलदीप जी बड़ी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की यूनिटी हो और यूनाइटेड हो। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ आऊँगा। ये बिलाल एक जर्नलिस्ट हैं जो अक्सर आर्मी को सपोर्ट करते रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक पोस्ट की थी, जिसकी वजह से कल उनको कराची एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार कर लिया। वो बांग्लादेश में जो अगले हफ्ते इलेक्शन हो रहे हैं उसकी कवरेज के लिए जा रहे थे, तो उनको गिरफ़्तार करके हथकड़ी लगा दी। ये है पाकिस्तान का फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म।
और यह है कि ठीक है, अगले दिन उनको छोड़ दिया गया। लेकिन कितनी जलालत की बात है कि ना सिर्फ ये कि उनको हथकड़ी लगा के वहाँ पे मुजरिमों की तरह बिठा दिया गया, बल्कि उनको ये पिक्चर भी वायरल करके इनके साथ ज्यादती की। एक शरीफ आदमी है, मैंने बदबूदार जर्नलिस्टों के पोस्ट भी देखी इनके बारे में कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, बिलाल के बारे में एक बात है कि ना वो शराब पीते हैं, ना वो लड़कीबाजी करते हैं, कभी किसी गैर इखलाकी उसमें नहीं रहे। लेकिन बहरहाल अजीज़ दोस्तों, इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ था ना, उसमें जो सुसाइड बॉम्बर था यासिर खान, उसका आईडी कार्ड मिला है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। मसला ये है कि जब आप 18 साल के होते हैं ना, तो आपका आईडी कार्ड बन जाता है। मैं भी जब 18 साल का हुआ था 1982 में, और मैं इंटर के एग्ज़ाम दे चुका था, तो जैसे ही मैं 18 साल हुआ तो मैं शनाख्ती कार्ड ऑफिस, आईडी कार्ड ऑफिस गया और वहाँ पे अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया और एक आध महीने में बन भी गया। पाकिस्तान में फिर इसके बाद मुशर्रफ के दौर में डिजिटलाइजेशन हुआ, नादरा बना, नेशनल डेटाबेस है जो कि तमाम सिटीजन्स का, और एक डिजिटल आईडी कार्ड बना, सब कुछ हुआ। मसला ये है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर यासिर था ना, ये 2000 में पैदा हुआ, तो नॉर्मली इसका आईडी कार्ड 2018 में बन जाना चाहिए था, लेकिन इसने 10 महीने पहले अभी 2025 अप्रैल में आईडी कार्ड बनाया है। यानी 2018 से 2025 7 साल ये बगैर आईडी कार्ड के रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान कह रहा है कि ये अफ़गानिस्तान आता जाता रहा है, कई बार अफ़गानिस्तान गया है पिछले 1 साल में, जिसका आईडी कार्ड ही नहीं है। चौथी बात यह है कि आज तक जब भी कोई सुसाइड बॉम्बर मिलता है ना, तो उसका जिस्म का कोई हिस्सा या कोई अंगूठा या कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे वो डेटाबेस से उसकी आईडी निकालते हैं। आईडी कार्ड के साथ तो ये पहला बंदा पकड़ा गया। ये कैसा आदमी था कि 7 साल बगैर आईडी कार्ड के घूमता रहा, और अब सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जा रहा है तो जेब में आईडी कार्ड रख के जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उसके जिस्म के चिथड़े उड़ गए, आसपास 200 के करीब आदमी मर गए, लेकिन आईडी कार्ड पे पूरी चीज़ें सलामत रहीं ताकि पहचानने में आसानी हो। तो ये पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं। जैसे लोग जो 80s में हम बड़े हो रहे थे, 1980 की दहाई में, हम 70 में मतलब उसे निकल रहे थे 80s में। मुझे 80 से ज़्यादा चीज़ें याद हैं। उस वक्त हम अफगान जिहाद लड़ रहे थे और रोज़ाना बम्बिंग होती थी। मुझे याद है, अखबार में पढ़ते थे या रेडियो में नॉर्मल बन चुका था कि आज पेशावर में बम ब्लास्ट हो गया, आज रावलपिंडी में हो गया, आज फलां जगह। और हमें कहा जा रहा था कि जना ज़िया का जो दौर था कि अफगानिस्तान की जंग है, हमारी सर्वाइवल की जंग की कीमत देने हज़ारों लोग उन 8-10 सालों में मारे गए थे। पाकिस्तानी उठा के देख लें, याद ही किसी को नहीं होगा कि वो अखबार की थी। मुझे याद है, हम पढ़ते सारी चीज़ें जी। अच्छा 90s आ गया जनाब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, नवाज शरीफ, उस वक्त सेक्टेरियन किलिंग शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि हमारे साउथ पंजाब के इलाकों में ये इसी तरीके से मस्जिदों पे अटैक, इमाम बारगाहों पे अटैक, वहाँ पे वो फिर उस तंजीमें बन गई, उधर से बन गई, दोनों साइड से। पता चला जनाब 2 फॉरेन कंट्रीज है मिडल ईस्ट के, उनकी जो लड़ाई है वो यहाँ आ गई। वो उनकी प्रॉक्सी, जिसकी बात आप वही कह रहे थे, वो प्रॉक्सी उन्होंने लॉन्च कर दी। आपस में हम यहाँ पे जो भाई थे, मतलब मुख्तलिफ अगर हमारे मसलक थे, फेथ थे, उसको रिस्पेक्ट करने के बजाय हमने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि वो मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज जो वो चाहते थे कि हमारी वहाँ लड़ाई ना हो, उनके मुल्कों में उन्होंने एक दूसरे के मुल्क में प्रॉक्सी नहीं भेजी है, ज़हन में रखें। प्रॉक्सी यहाँ यूज हुई, यहाँ लड़ाई दोनों मुल्कों की प्रॉक्सी पाकिस्तान की सरजमीन पर। अल्लाह के फजल से हम बड़े खुद कफील हैं कि अफगानों की जंग थी तो भी हमारे यहाँ ही लोगों ने मतलब जाने दी, यहाँ प्रॉक्सी मारी जा रही थी, लड़ रही थी, फंडिंग हो रही थी, हम मारे गए। फिर 90s में फिर प्रॉक्सीज थी, उनको फंडिंग हुई, वो मारे गए, लड़े। 9/11 आ गया। अल्लाह आपका भला करे, मैं वही कहना चाह रहा था। 2000 वाली थी, 2000 आगे जना मुशर्रफ, 9/11, अब हम टेररिज्म पे लड़े। बस 70-80 हज़ार तो हमारा कंफर्म डेथ है ना। चलो हमारे पास 70 उसकी मतलब कह सकते हैं 1980 की दहाई के फिगर नहीं होंगे, 90 की दहाई के फिगर नहीं होंगे। 2000 मतलब है आप ना 1 से लेके आपके 14-15 तक जो ज्यादा सीरियस था, उस वक्त फिगर तो है कि 80,000 बंदा मारा गया। फिर हम मारे गए। हमारे जंगों में बंदे शहीद नहीं हुए आज तक नहीं हुए सर, जो हमने 4 भारत से आगे सुनते हैं जंगे लड़ी, रवायती जंगे, वो हमने लड़ ली। अब जनाब बलूचिस्तान में इतने बड़ा वाक़या हो गया सर, होते रहे, इधर हो रहे हैं। एक ही लफ्ज देता है वो जी, इसमें इंडियंस और मतलब अब वो अफगान तालिबान पहले भी थे,
व्हाट इज न्यू इन इट? हमारे लिए इसमें क्या नई चीज़ है? मुझे समझे, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, सुनने वालों को नहीं पता। ये कौन सी खबर है जो हमें दी जाती है कि वो अफगानिस्तान से ट्रेन होके आया था, वो जी वो TTP का था, वो जी दहशतगर्द था, वो जी इंडिया और उनका फंडिंग थी अंग्रेजी की ना। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसी विद इन आवर, 1 घंटे वाक़े के बाद आपको सारा हुकूमत बता देगी, पुलिस भी बता देगी आपको, जनाब वजीर दाखिला भी बता देगा, वजीर दिफा भी बता देगा कहाँ से है, किधर से है, इधर से। जब और आपको इनका याद है सपोर्टर कौन कौन है? जी कौन थे इसके फैसिलिटेटर, कौन थे, कहाँ ठहरे, किधर ठहरे, पकड़ लिए, गिरफ्तार हो गए, ये हो गया, DNA पता चल गया। ये कचहरी वाला जो हुआ था, याद है आपको? यहाँ पे ये बेचारे 12 के करीब लोग, वकील और दीगर लोग जो जाने दे बैठे थे, विद इन आवर उन्होंने ऐसे बता दिया कि हम तो साथ साथ चल रहे थे, हमें तो पता था। अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरत कोट है। अब आपने देखा कि ये रऊफ कलासरा साहब हैं, इन्होंने बता दिया कि ये सब क्या ड्रामा है। हमारी एजेंसीज का काम यही है कि धमाका होता है, इसके 1 घंटे के अंदर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कहाँ गया था, कहाँ से निकला था, कहाँ ट्रेनिंग ली थी, किसने हथियार दिए थे, एक एक चीज़ पता चल जाती है। धमाके के 1-1.5 घंटे बाद तो उसके 2 भाइयों को, बहनों को, कराची से माँ को, सबको गिरफ्तार भी कर लिया। बोला इसके सारे सपोर्टर जिन्होंने इसको मदद की थी टेररिज्म में, बोला इसकी माँ से इसने फ़ोन करके इजाज़त ली थी। मतलब इतनी बारीकियां इनको 1 घंटे में पता चल गई, लेकिन धमाका होता है तो नहीं पता चलता। दूसरी बात यह है कि अजीज़ दोस्तों, इस CNN की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी यूथिये, मतलब यूथिये तो नहीं, सॉरी, आर्मी के जो यूथिये हैं वो बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं कि CNN ने कहा है कि जो हथियार टेररिस्टों से मिले हैं वो M16 राइफल्स जो हैं, वो उस पर स्टैंप लगी है गवर्नमेंट ऑफ USA की, जिन्होंने जो कि पाकिस्तान ने अभी जो टेररिस्टों से मुकाबला हुआ था उसमें वो पाकिस्तान ने पकड़ी थी वो गनें। अब इसका मतलब ये है कि ये इस्लामाबाद वाले वाक़ये से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये बलूचिस्तान से ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान की जंग बलोच क्रांतिकारियों से हुई है और उसमें ज़ाहिर है कुछ जगहों पे इनको ये हथियार मिले होंगे, तो ये बलोचों से मिली हैं। जबकि बलोचों के मामले पे पाकिस्तान आर्मी कहीं भी अफ़गान हुकूमत का नाम नहीं ले रही, उसका डायरेक्ट इंडिया के ऊपर है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़ गया था वो अफ़गान के तालिबान ने टेररिस्टों को दिए। तो अब ये नया पॉइंट आया है। मसला ये है कि अमेरिका ने हथियार अपने जितने भी दिए थे, ये M16 राइफल वगैरह, ये तालिबान को नहीं दिए थे, ये अशरफ गनी सरकार को दिए थे, जिसमें अशरफ गनी सरकार के लोगों के पास, जो कि अथॉरिटी में थे, उनके पास ये गनें थीं, तो तालिबान के पास तो नहीं थी। जब तालिबान तो लड़ते लड़ते आए थे और कब्जा किया था, तब तक काबुल में जब ये घुसे थे तो अफगान अशरफ गनी सरकार के सारे ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स और सब भाग चुके थे। लेकिन साथ में जिसके पास डॉलर थे, जिसके पास दौलत थी, जिसके पास हथियार थे, वो भी ले गए थे। और ये फिर पाकिस्तान जैसे बनाना रिपब्लिक में मार्केटें हैं बाकायदा, आप चले जाएं, आपको हर किस्म का हथियार, हर किस्म की ड्रग्स आर्मी की सुपरविजन में बिकती हुई मिलेंगी। तो वो सब बेचे गए हैं और बलोचों ने ये इंटरनेशनल मार्केट से खरीदे हैं। कम से कम ये पॉइंट तो इनका दूर हो जाता है कि इंडिया हथियार दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की स्टैंप लगी हुई हथियार का मतलब अमेरिकन हथियार है, जो ज़ाहिर है इंडिया के पास नहीं है। वो बलोचों ने खरीदी हैं इंटरनेशनल मार्केट से। अजीज दोस्तों, अब मैं थोड़ा टेररिज्म के हवाले से बताऊंगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद का धमाका इंडिया ने करवाया, अफगानिस्तान ने कराया, तो ये है कि ज़रा पहले नजम सेठी साहब की ये बात सुन लें कि हम हर तरफ मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम भारत से भी हालत जंग में, अफगानिस्तान के साथ हालत में जंग में, बलोचों के साथ जंग में हैं, पठानों के साथ हैं, तो कब तक? फॉर एग्जाम्पल, आप अफगानिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है ऑफ एनी नेचर जिसके साथ ये रेजोल्यूशंस हों। इंडिया के साथ कुछ नहीं है, बलोचों के साथ कुछ नहीं है। हर जगह पे एक डेडलॉक हुआ है। मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट बलोच, बट मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप कोई ऐसी कदम उठा रहे हैं जिसके साथ आप कोई सियासी हल ढूंढें इसका, या कम से कम कोई सियासत तो आगे बढ़े, सियासत के साथ नेगोशिएशन कहीं हो, कुछ तो हमें नजर आए एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। इसी तरीके के साथ इंडिया के साथ सारा कुछ बंद है।
आप किसी किस्म की पेशकदमी नहीं हो रही है टू अच्छा जी आप ये ना करें हम ये नहीं करते ये ना करें ये चीज़ें चलती है ना, बिल्कुल नहीं, बंद है। यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो अगर आप इफ यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया एंड यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान एंड यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद बलोचिस्तान, और उसके लिए आप सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो हमें समझ आ रही है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन हल नहीं हो रहे ना मसले। क्या आपका ख्याल है टेररिज्म कम हो गई है? हमें हर रोज बताया जाता है कि जी इतने लोग मार दिए उनके, इतने लोग मार दिए, और फिर भी वो आ रहे हैं। अब अजीज दोस्तों मैं आता हूं, मेन जो टेररिज्म है 1980s में जब जियाउल हक फुल पावर के साथ पाकिस्तान में सरकार में था तो उसने एक कानून बनाया, ज़कात कानून। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। इस्लाम के 5 रुकन हैं जिससे आप मुसलमान होते हैं। इन 5 रुकन को आपने मानना है। पहला है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात और 5वां है हज। ज़कात हर मुसलमान पे फ़र्ज है। हर साल अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 2.5% आपको ज़कात देनी है। ज़कात इज़ ए दान, इसको टैक्स नहीं कह सकते, लेकिन ये एक दान है जो हर मुसलमान पे फ़र्ज है, जो अपनी मर्जी से दे। और किसको देनी है ये भी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आप सैयद को नहीं दे सकते। सैयद वो हैं जो प्रॉफिट की नस्ल से हैं। आप किसी रिश्तेदार, करीबी जो महरम रिश्तेदार हैं, खून के रिश्तेदार हैं, उनको वगैरह कुछ हैं ऐसी कंडीशन। ज़ियाउल हक ज़कात लॉ लाया कि लोग ज़कात नहीं देते, इसलिए इसने कहा कि अब हर आदमी के बैंक से डायरेक्ट जितने पैसे हैं उसमें से हम काट लेंगे ज़कात। ये एक गलत तरीका था, ये जजिया कह लें, मुसलमानों पे जजिया था। बहरहाल इस पे बहुत हंगामे हुए, लेकिन शिया कम्युनिटी ने उस पर बहुत ज़्यादा जब हंगामे खड़े किए तो ज़ियाउल हक ने शियाओं को एग्जम्पशन दिया कि ठीक है, शिया वाले इनके बैंक अकाउंट से नहीं काटी जाएगी। और तब से लेकर आज तक हर साल रमज़ान में सबके अकाउंट से पैसे ज़कात कट जाती है। मुसलमान भाई लोग रमज़ान से पहले ही पैसे सारे निकाल लेते हैं। बहरहाल तो ज़िया के दिल में एक फांस थी शियाओं के खिलाफ। ज़िया आसिम मुनीर की तरह एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान था, लेकिन वो मुसलमान ऐसा था कि वो एक्सट्रीमिज़म और इस्लाम को यूज़ करते थे दोनों। बाकी बाजवा और मुशर्रफ, कियानी, ये सब जो थे ये इस्लाम को कम यूज़ करते थे, ये इन पाकिस्तानी नेशनलिज्म को ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन आसिम मुनीर ज़ियाउल हक जैसा निकला जो कि इस्लाम को यूज़ करता है। तो ज़ियाउल हक ने उस ज़माने में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें बनाई, जिसमें सिपाही साहबा और मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें बनाई। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो कश्मीर में टेररिज्म की बुनियाद रखी गई थी वो ज़ियाउल हक के दौर में रखी गई थी। खालिस्तान में भी जो हुआ था, खालिस्तानी नाम पे जो भारत में अमृतसर में हुआ था, वो भी ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था। तो ये सब ज़ियाउल हक का मिलिटराइजेशन और इस्लामिक टेररिज्म जो है वो ज़ियाउल हक की देन है। और फिर उसके मुकाबले पे और सऊदी पैसों से, उस वक्त सऊदी अरब में भी एक्सट्रीमिज़म, वहाबिज़म और देवबंदियों को सपोर्ट थी, तो ये सारी देवबंदी जमातें थीं। और उसके मुकाबले में फिर उस वक्त ईरान भी बहुत गुस्से में आया और ईरान ने फिर शियाओं की मदद की और पाकिस्तान में शिया एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें भी टेररिज्म करने लगी, जैसे सिपाही मोहम्मद और ऐसी। और ये एक सऊदी ईरान प्रॉक्सी वार ज़ियाउल हक पैसे कमाने के चक्कर में पाकिस्तान में छोड़ के गया, जो आज तक हम जान नहीं छुड़ा सके। ये औरंगज़ेब फारूकी सिपाही साहिबा का एक टेररिस्ट है। जिस दिन इस्लामाबाद में धमाका हुआ उस दिन ये भी इस्लामाबाद की चौक तरलाई जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ पे एक देवबंदी मस्जिद में खुतबा दे रहा था और अगेंस्ट शिया एक पूरी मूवमेंट चलाई थी। अब ये जो बैठा है ना, ये मौलवी अब्दुल अजीज़, ये भी देवबंदी है, ये एक टेररिस्ट है। आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद इस्लामाबाद में जो कब्ज़ा किया था वो इसने और इसके भाई गाजी ने किया था। गाजी तो उस ऑपरेशन में मारा गया, कई लोग मारे गए और उसकी डिटेल में कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि लाल मस्जिद इस्लामाबाद ऑपरेशन, और ये बुर्का पहन के भागते हुए पकड़ा गया था। फिर ज़ाहिर है इसको छोड़ दिया कुछ अरसे बाद। एक वांटेड टेररिस्ट जिसने पूरे इस्लामाबाद में कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, वापस इसको लाल मस्जिद भी दे दी गई। जामिया हफ्सा जो थी
औरतों की यूनिवर्सिटी कह लें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मदरसा, वो सब इसको वापस दे दी गई। ये वापस वहाँ पे नफ़रत के लेक्चर देता रहा। 2022 में जब तालिबान ने 14 अगस्त को काबुल पे कब्ज़ा किया और उनकी सरकार आ गई अफ़गानिस्तान में अमेरिका की इजाज़त से, तो इस भाई साहब ने तालिबान का झंडा लाल मस्जिद के ऊपर लगा दिया और इसने कहा कि आज से इस्लामाबाद भी तालिबान शरीयत का फॉलोअर होगा। फिर इसके ऊपर वो ये बंदूकें लेके खुलेआम घूमता है और ये टेररिज्म करता है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में टेररिज्म का पूरा हिसाब किताब है ना, ये ज़ियाउल हक से मिलता है और आज तक हर आर्मी उसको चलाती रही है। आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वाक़या होता है और उसमें टीटीपी ने ये सारा काम आईएसआई के कहने पे किया था, उसके बाद फैसला किया गया मिलिट्री में कि अब ये शिया सुन्नी कार्ड नहीं खेला जाए। बंद हो गया ये। पाकिस्तान में शिया सुन्नी एक दूसरे पे मस्जिदों पे हमले कम हो गए और चलता रहा। जब से आसिम मुनीर वापस आया है, इसने वापस ये सेक्टरियन वायलेंस को हवा दी है और शिया सुन्नी मसला बढ़ गया है। जैसे कि ये लश्कर तैयबा और भारत में टेररिज्म करने वाला लुधियानवी, ये लुधियानवी इतना बड़ा टेररिस्ट है, इसको खामोश कर दिया गया था, लेकिन फिर वापस ये एक्टिव हो गया और आसिम मुनीर के ज़माने में इसको शील्ड भी दी गई और इसको वापस एक्टिव किया गया है। मुख्तलिफ टेररिस्ट हैं। दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा टेररिस्ट, लेकिन वो काफ़ी अरसे से उसकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि ये मर गया है। वैसे ही अय्याश आदमी होता है ना, तो उसके जिस्म में कई मसले पैदा हो जाते हैं, तो शायद ये मरा गया है। अजीज़ दोस्तों, ये देखें, उन तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, ये मुतालबा आपको मंजूर है? इसके अलावा जैसा कि हमारे सदर साहब ने जिक्र फरमाया, चंद दिन पहले एक शिया बंदी की तरफ से बाईपास रोड जिला हांगू, उसके किनारे पर कसाब खाना के करीब कुछ पर्चे पेपर फेंके गए जिस पे सहाबा किराम की बदतरीन गुस्ताखी की गई थी। हमने नोटिस दिलाया, हमने तंबीह करवाई इंतजामिया को कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। मतलब ये हुआ कि हम इन गुस्ताखों को खुद लगाम डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर आप उनको कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे, तो फिर ये गिला ना करना, ये पठानों का वतन है, पश्तूनों का वतन है। पठानों में भाई जुर्म करता है, अगर भाई हाथ नहीं आता तो दूसरे भाई को मारा जाता है, बाप को मारा जाता है, रिश्तेदार को मारा जाता है। अगर ये दहशतगर्द कानून के कटहरे में नहीं आता तो हम इनके बाकी रिश्तेदारों की कुपड़ियों को उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। ये धमकियां दे रहे थे शियाओं को, धमाके से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां दे रहे थे। ये एक और मौलवी है, इसने अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है मजलिस वहदत मुस्लिमीन, इलेक्शन 2023 8 फरवरी 2023 के इलेक्शन में जब पीटीआई को पीटीआई का नाम और निशान यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और इलेक्शन में जब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जीते तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेंबरशिप ज़रूरी कर दी ओथ उठाने के लिए। तो इमरान खान ने कहा कि आप सब अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जमात मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शामिल हो जाएं। तो अभी कुछ दिनों पहले ये मौलवी है ना, इसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन से अलायंस करेगा उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा, इसका निकाह टूट जाएगा। ये बात बात पे काफिर बना देते हैं और निकाह तोड़ देते हैं। ये खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं शियाओं को। तो इसके बाद इंडिया अफ़गानिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि किसने धमाका किया है और करवाया है। हर पाकिस्तानी को पता है। इस वक्त पाकिस्तानी खुल के गालियां दे रहे हैं इनको। अजीज़ दोस्तों, ये आपस में भी मिल के नहीं बैठ सकते।
ये कल का है, सैटरडे का। मदरसे पे कंट्रोल, 2 देवबंदी ग्रुपों के आपस में झगड़े हुए, जिसमें एक दूसरे से सड़क पे हमले करके मैदान जंग बन गया थी पूरी वो रोड। तो अजीज दोस्तों, ये इस मुल्क में आपने देवबंदी अहले हदीस जो कि माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे बरेलवियों की है, दूसरे नंबर पे शिया हैं, तीसरे नंबर पे आके देवबंदी आते हैं। लेकिन आपने इनको इतनी छूट दे दी है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। जल्दी जल्दी मैं जुमला कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट पाकिस्तान इदारों तुम्हारे साथ हैं। ये मुल्क अहले सुन्नत का है। जो लोग ईरान की बात करने वाले हैं, ईरान में 40% सुन्नी होने के बावजूद किसी सरकारी मनसब पे कोई सुन्नी नहीं आ सकता। तो पाकिस्तान जहां 3% आबादी शिया की है, मुल्क के अहम कलीदी ओहदों के ऊपर फायज कैसे हो जाते हैं? ये सवालिया निशान है। वक्त नहीं, नमाज पढ़नी है। मैंने अगला जुमला कहना है। आपके साथ हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान के सेनेट से मुत्तफिका मंजूर होने वाला बिल जनाब आसिम मुनीर साहेब, शहबाज शरीफ साहेब, वो बिल कहां छुपा हुआ है और क्यों छुपा हुआ है? 2 पार्लियामेंटों का मुत्तफिका फैसला है। रुकावट कौन है? वजाहत करना पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए ये पुरअमल लोग कहीं इस्लामाबाद की तरफ न चल पड़े। जरूरत पड़ी तो जाओगे, पड़ी जरूर